नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मीमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत लोकतंत्र की जननी और सदियों से लोकतंत्र की भावना देश के हर कोने में है विद्यमान। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को इस बार अच्छी संख्या में दिए गए हैं पद्म पुरस्कार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स सहित कई विधायकों के साथ वेस्ट सियांग जिले के आलो में दोनी पोलो कुमको में की प्रार्थना। जनजातीय विश्वास और कला के संरक्षण पर जोर देते हुए ट्राइबल कल्चर सेंटर के परिसर में सभागार के निर्माण का दिया आश्वासन। दिबांग वैली जिले में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्थानीय उद्यमी देश विदेश के पर्यटकों को स्थानीय कला, संस्कृति, खान पान और रहन सहन से रूबरू कराने के लिए शुरू कर रहे हैं होम स्टे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत की जनमानस की रगों और संस्कृति में रचा बसा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषाओं और लोकगीतों को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष नक्सल पीड़ित इलाकों में भी भटके युवाओं को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों से अपील की कि वे इन पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन से सीख लें। 97th एपिसोड भी है। आप सभी के साथ एक बार फिर बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे राम कुई बांगवे न्यूमे, विक्रम बहादुर जमातिया और कर्मा वांगचू को भी सम्मानित किया गया है। साथियों, इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया है। साथियों, पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। मैं सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम भले ही यहाँ नहीं ले पाऊं, लेकिन आपसे मेरा आग्रह जरूर है कि आप पद्म पुरस्कार पाने वाले इन महानुभावों के प्रेरक जीवन के विषय में विस्तार से जानें और औरों को भी बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटलैंड के लिए भारत में हुए कामकाज की जानकारी देते हुए कहा कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए दलदली भूमि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कई पक्षियों और पशुओं का बसेरा होता है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे जैव विविधता समृद्ध होती है और बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 26 रामसर स्थल थे। श्री मोदी ने कहा कि ओडिशा की चिल्का झील में जलीय पक्षियों की 40 से अधिक प्रजातियां हैं।
मणिपुर में केबुल लमजा और लोकटक लेक दलम हिरन का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। संरक्षण की बहुत चर्चा होती है। इस दिशा में भारत के ठोस प्रयासों के बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं। भारत ने अपने वेटलैंड्स के लिए जो काम किया है वो जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ श्रोता सोच रहे होंगे कि वेटलैंड्स क्या होता है। वेटलैंड साइट्स यानी वो स्थान जहां दलदली मिट्टी जैसी जमीन पर साल भर पानी जमा रहता है। कुछ दिन बाद 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है। हमारी धरती के अस्तित्व के लिए वेटलैंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर कई सारे पक्षी, जीव, जंतु निर्भर करते हैं। ये बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के साथ फ्लड कंट्रोल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी सुनिश्चित करते हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। वेटलैंड्स भले ही किसी देश में हो, लेकिन उन्हें अनेक मापदंडों को पूरा करना होता है, तब जाकर उन्हें रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। रामसर साइट्स में 20,000 या उससे अधिक वाटर बर्ड्स होने चाहिए। स्थानीय मछली की प्रजातियों का बड़ी संख्या में होना जरूरी है। आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव के दौरान रामसर साइट से जुड़ी एक अच्छी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या 75 हो गई है। भारत के ये वेटलैंड्स हमारी प्राकृतिक सामर्थ्य का भी उदाहरण है। ओडिशा की चिल्का झील को 40 से अधिक वाटर बर्ड स्पीसीज को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। कैबुल लमजाम लोकटाक को स्वैम्प डियर का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। तमिलनाडु के वेर्थांगल को 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स सहित कई विधायकों के साथ आज सुबह वेस्ट सियांग जिले के आलो में दोनी पोलो कुमको में प्रार्थना की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जनजातीय विश्वास और कला के संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए लोगों की सराहना की और आलो में ट्राइबल कल्चर सेंटर के परिसर में सभागार का निर्माण कराने का आश्वासन दिया। तो उसको रीति रिवाज को हम लोग नहीं बचाएगा तो बाद में देखना कि हम लोग का गालो बोलो या ट्राइबल्स का जो अपना इंडिजिनियस वे ऑफ लिविंग है, कल्चर है, वो बाद में म्यूजियम में सीमित हो जाएगा। तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि हम लोग का जो रिच आइडेंटिटी है वो जाके म्यूजियम में जाके वो बाद में जाके बैठ जाए और रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उसको हम लोग फॉलो कर नहीं पाएगा। तो इस तरह का दिन नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा जितने भी जो हमारा ट्राइबल ग्रुप्स है हम सभी को हम ये अपील करते हैं कि अपना इंडिजिनियस वे ऑफ लिविंग और कल्चर को हम लोग प्रिजर्व करके और भी प्रमोट करके कुछ चीज होता है हाँ इंडिजिनियस में भी अभी कुछ मॉडिफिकेशन का भी जरूरत होता है, उसको भी मॉडिफाई करते हुए उसको आगे कैसे लेके जाना चाहिए। और खास करके हमारा जो यंगर जनरेशन जो है आजकल जो स्कूल्स में है बच्चे जो कॉलेजेस में है उन लोगों को अपना इंडिजिनियस के बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। अपना भाषा के बारे में, अपना कल्चर के बारे में, फेथ के बारे में उन लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो सरकार की ओर से तो हम लोग अपना हिसाब से काफी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि इंडिजिनियस अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है वो भी हम लोग ने अपना इंडिजिनियस लोगों को सेफगार्ड करने के लिए, उसको बचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आलो में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं का लाभ सुदूर इलाकों, गरीब और कमजोर वर्गों को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जागरूक करने का आह्वान किया है। 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन शनिवार को श्री खांडू ने इस बात पर जोर दिया कि आगामी चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मनी कल्चर से प्रभावित न हो। संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि असम अरुणाचल सीमा विवाद पर रीजनल कमेटी की सिफारिशों के बाद दोनों राज्यों के लोगों में किसी भी असंतोष की स्थिति में उच्च स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के
एसओपी पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा और जल्द ही आयोग के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और फर्दर और कुछ सजेशन है कि सरकार को और भी क्या क्या काम करना चाहिए, तो इन सारा विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं देख, इसमें अभी मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडली हम लोगों का अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मेजर अचीवमेंट्स बीजेपी सरकार में क्या क्या हुआ है उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसी डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। डेफिनेटली इस चीज़ को तो हम लोग ने बहुत सीरियसली लिया हुआ है, दोनों राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश और अपना आसाम में, कि दोनों का ओर से हम लोग ने कमेटी गठन करके और जॉइंट कमेटी का विजिट भी शायद किसी एरिया में तो 2-3 बार भी हो चुका है। हम लोग ने ये चाहते हैं कि जो पुराना जो वैक्स इशू है उसको एमिकेबली विद डिस्कशन हम लोग इसको सोल्व किया जाए। तो इसमें अभी कहीं कहीं जहाँ में प्रॉब्लम आता है, लोगों को लगता है कि आसाम वाला लगता है कि नहीं आसाम का फेवर में नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ कहीं अरुणाचल वाला को लगता है कि अरुणाचल का फेवर में नहीं होता है, उसको हम लोग बाद में फिर दोबारा हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हड़ताल करके और ये सब करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जहाँ में कंट्रोवर्सी है उसका हम लोग उसको फिर रोक के हम लोग फिर दोबारा चर्चा करेंगे उसमें। पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी अपडेट जो है ऑलरेडी हमारा स्क्रीनिंग कमेटी ने उनका बैठक हो चुका है और अभी नेक्स्ट जो कैबिनेट में उस मैटर को लेके आएंगे और तुरंत हम लोग नया जो बॉडी है चेयरमैन और मेंबर्स का हम लोग गठन कर देंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हो गया है ड्यू टू पेपर लीकेज, अभी नया टीम आके और उन लोगों का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो लोग अपना चर्चा करके इसको एसओपी को अच्छा से वो लोग बनाएंगे और जितने भी जो हमारा पेंडिंग एग्ज़ाम्स है उसको जल्द से जल्द वो लोग एडवर्टाइजमेंट करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया। ये उद्यान आम जनता के लिए प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। दर्शक कई अन्य आकर्षण के साथ साथ इस उद्यान में ट्यूलिप के फूलों की समय समय पर खिलने वाली 12 अनूठी प्रजातियां देख सकेंगे। इस बार ये उद्यान लगभग 2 महीने के लिए खुला रहेगा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत उत्सव के अंतर्गत राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। दर्शकों के लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग www.rashtrapati-sachivalaya.gov.in की जा सकती है। दर्शक सीधे पहुंचकर भी उद्यान देख सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 12 के पास सुविधा काउंटर पर पंजीकरण कराना होगा। दर्शक राष्ट्रपति भवन का उद्यान देखने के अलावा बुधवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन भी देख सकते हैं। साथ ही मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय को भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजकीय अवकाश को छोड़कर प्रत्येक शनिवार को राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की चेंज ऑफ गार्ड समारोह को भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि दिबांग वैली जिले में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्थानीय उद्यमी होम स्टे का निर्माण कर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। चीगो रिजोर्ट के आसपास बर्फ से ढके हुए मनोरम पर्वतों, घाटियों और बागवानी का विजुअल शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि अरुणाचल में पर्यटन क्षेत्र के विकास और देश विदेश के पर्यटकों को स्थानीय कला, संस्कृति, खान पान और रहन सहन से रूबरू कराने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षित युवा होम स्टे सहित इस क्षेत्र में स्टार्टअप के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। जिला उपायुक्त पागली सोरा ने बताया है कि त्वरित गति से मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए टावर लगाए जा रहे हैं और होम स्टे शुरू करने के लिए स्वावलंबन योजना के तहत आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। बनाया है, लेकिन प्राइवेट जो पार्टी जो यहाँ का जो लोकल्स है वो लोग काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए अनिनी में और आसपास में होम स्टे जो है काफ़ी अभी बन रहा है और सक्सेसफुल है। अभी जितना भी होम स्टे है काफ़ी अभी ये चल रहा है। इसमें जो एक तो टूरिज्म का तरफ से भी है कुछ इनिशिएटिव, तो साथ में हमारा जो कुछ स्कीम्स है जैसे आपका गवर्नमेंट का जो कुरुंकुमे जिले के सुदूर दामिन अंचल को एडीसी हेडक्वार्टर में अपग्रेड करने के बाद विकास परियोजनाओं के अमल में तेजी आई है। दामिन के एडीसी इंचार्ज रोंगनी बागंग ने बताया कि दामिन अब सड़कों से जुड़ गया है और मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 12 नए टावर स्थापित किए जा रहे हैं
और इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि कठिन चुनौतियों के बावजूद सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। श्री बागांग ने कहा कि दामिन क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। बहुत सारा डेवलपमेंट वगैरह भी आपको देखने मिलेगा, जैसे कि रोड आने के साथ साथ वो टाउनशिप रोड भी बन गया है और गाड़ी अभी टाउन तक भी पहुंच पाया है। अभी रिसेंटली जो सीओ हेडक्वार्टर था उसको अपग्रेड करके एडीसी हेडक्वार्टर में कर दिया है। जब एडीसी अपग्रेड हो जाता है इट गिव्स यू एम्पल मोर फाइनेंस पावर और आपको जुरिस्डिक्शन भी बढ़ जाता है और कुछ काम जो जहाँ हेडक्वार्टर में जाके करना होता है वो भी यहाँ कर सकता है आराम से। कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइसेंस मेकिंग एंड एक्सेट्रा, तो बहुत सारा है वो है। और बहुत सारा स्कीम्स वगैरह भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल वी माइट इन अ ईयर और 2 हम लोग शायद देखने को मिलेगा कि 300 kV हाइड्रो पावर चल रहा है वहाँ से, तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो मीट अप हो जाएगा लगता है। ड्यू टू कंस्टेंट एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी हैव नेटवर्क सर्वे गोइंग ऑन। लैंड एक्विजिशन वगैरह हम लोग सब कर चुका है इन कोलैब विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वो एक कंपनी है ये भारतीय हेक्साकॉम जो यहाँ एयरटेल। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में संतरा, कीवी और बड़ी इलायची की उन्नत बागवानी विषय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला बागवानी विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को उन्नत बागवानी के लिए पौधे के चयन, तकनीकी पहलुओं और कम लागत में अधिक आय के बारे में जानकारी दी गई। तवांग जिले के मकतोम, मिरबा और गमकेलिंग गांव के लोग छू नदी पर 15वीं सदी में बने चकजम आयरन सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत के कार्य में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। ये ब्रिज पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं और स्थानीय लोगों का इस पारंपरिक ब्रिज की सुरक्षा और रखरखाव में योगदान सराहनीय है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।